बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे बहुत ही मेरे बहुत ही करीब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं और बहुत बेलाग तजिया करते हैं, जनाब औरिया मकबूल साहब, औरिया मकबूल जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये सब थोड़ा मैं शुक्रिया अदा करूं अपने नाज़रीन का। वो मुझे मेरे सारे कमेंट्स हज़ारों में लिखते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूं और क्रिटिसिज्म भी आती है, फीडबैक भी आता है, उसका बहुत शुक्रिया। और ये सब आपकी तरफ चल रहे 2-3 चीज़ें बहुत चल रही हैं। पाकिस्तान की एयरवेव्स को डोमिनेट किया हुआ है। वो पहले उस पे थोड़ी-सी नज़र डाल के फिर मैं आपसे कुछ आपके मशवरा लेना चाहता हूँ, एडवाइस, रिकमेंडेशन लेना चाहता हूँ कि ये हमें किस बड़ी चीज़ की अक्कासी कर रहा है और हमें इससे क्या सबक सीखना चाहिए। सबसे पहले और ये सब हालाँकि इस पे बहुत बहस हो चुकी है, लेकिन चूँकि आप बहुत अंदर के भी आदमी रहे हुए हैं, हुकूमत में भी रहे हुए हैं, सहाफ़त में भी रहे हुए हैं, ये जो हामिद मीर और नसीम ज़हरा का ऑडियो प्रोग्राम था, जिसके अंदर उन्होंने बाजवा के मुतालिक बात की कि जी उन्होंने सीक्रेट डीलिंग्स की हैं हिंदुस्तान के साथ और कहा कि हमारी तो कौम, हमारी फ़ौज में तो लड़ने की सलाहियत भी नहीं है। और उसकी उसके मुताबिक आपकी क्या राय है? ख़ास तौर पर उसकी टाइमिंग की और नसीम ज़हरा का मौजूद होना मेरे लिए ये एक सवाल है। और तीसरा, किस चैनल से ये अ, नशर हुआ ये प्रोग्राम? जी, 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 जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस जिस दिन ये मीटिंग हुई थी, उसके अगले दिन ये पाकिस्तान की तकरीबन तमाम अखबारों की हेडलाइन थी। और हेडलाइन में ये थी कि बाजवा साहब ने ये कहा है कि हमारे टैंक जो हैं वो चलने के काबिल नहीं हैं और हमारे जो हैं हमारे पास फ्यूल नहीं है। आप देखिए कि मुशर्रफ ऑनवर्ड बहुत अरसे से ये चीज़ चल रही थी, तवील अरसे से, कि किसी न किसी तरीके से हमें हिंदुस्तान के साथ सुलह करनी चाहिए। और आप खुद सोचें कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया का मैच हुआ था और उसमें इंडिया का मैच जो है इंडिया जीत गया था और पाकिस्तान हार गया था। और पाकिस्तान के शहरियों में, लाहौर शहरियों ने बाकायदा इंडिया के हक में जुलूस निकाला था। और मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि इंडिया के एक अखबार ने बाकायदा लिखाया था कि लाहौर वाज जस्ट लाइक ए बिच इन द हीट। यानी अच्छा। इस तरह का फिक्रा लिखा तौबा गया तौबा। था लाहौर ओह! के बारे में और इंडियन अखबार, क्योंकि उस वक्त एक खुमार चढ़ा हुआ था कि अब हम एक हैं, अब सब कुछ गंगा जमनी तहजीब और सारा कुछ। और आपको शायद याद होगा कि लाहौर के बीचों बीच अब तो वो घर उजड़ गया। ये जो नहर के किनारे सेफमा का दफ्तर बना था और उस सेफमा के दफ्तर में इम्तियाज आलम साहब बैठा करते थे और उसके साथ बाकी सारे मारवी सरमद ये वो दूसरी चीजें। यही वो दफ्तर था जिसके अंदर नवाज शरीफ को बुलाया गया था और नवाज शरीफ ने कहा था हम भी आलू गोश्त खाते हैं, तुम भी आलू गोश्त खाते हो। और ये एक क्रूरा मिल गया था आपस में कि अब इंडिया के साथ कोई हमारा कोई ताल्लुक है, कोई ज्यादा खराबी की बात नहीं। मजीद निजामी साहब ने अपने जमाने में असलम खान से एक आर्टिकल लिखवाया था कि मैं जब जद्दा में मियाँ शरीफ से मिला तो मियाँ शरीफ ने मुझे कहा आप ऐसे इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा बनाया हुआ है, आपको अंदाजा नहीं कि अगर आप एक दफा ये बॉर्डर खोल लें तो लोग लाहौर से अमृतसर, अमृतसर लाहौर रिक्शे में बैठ के जाया करेंगे। तो इसी तरह की एक बहुत बड़ी एक जो है ना सूरत हाल बनती चली जा रही थी, इंडिया पाकिस्तान का आना जाना। और निर्मला पांडे वहां आया करती थी और उसके साथ वो चिराग जलाया करते थे और वाघा के बॉर्डर के ऊपर लोग ये उस जमाने से इसके अंदर फौज के अंदर भी आपको अंदाजा करें एक एलिमेंट बनता चला जा रहा था। लेकिन कोई तस्लीम नहीं करता था कि हम वीक आर्मी हैं, हम लड़ने के काबिल नहीं हैं, हमारे टैंक नहीं चल सकते, हमारे F-16 जो है वो इस तरह। लेकिन बाजवा साहब ने खास तौर पे ये जुर्रत की और इन 20-25 साफियों को बकायदा बुलाया और बुला के उन्होंने कहा कि हमारी ये हालत है तो आप। अब ये बुनियादी तौर पर ये वो लोग थे जो निस्बतन सेकुलर माइंड किस्म के लोग थे और बाजवा साहब वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मुझे इरशाद आरफ साहब गए थे, मुझे तो उन्होंने बुलाया नहीं था, उनको पता था कि मैं कहीं ना बोलूंगा इस मसले के अंदर। तो इरशाद आरफ साहब ने खास तौर पर मुझे बताया, उन्होंने कहा कि वी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मालिक और नसीम ज़हरा और अहमद मीर वगैरह ये उसके खिलाफ बोल जाएंगे। तो उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने बकायदा बाजवा से सवाल किया कि 370 को जो उन्होंने किया हुआ है अपना, उसके बगैर ही आप कर लेंगे इंडिया से? तो उन्होंने कहा हमें कोई परवाह नहीं, वो उनका अपना जाती मसला है। आप अंदाजा करें कि जो पहली रिफ्ट शुरू हुई है, जो मुझे इमरान खान साहब ने रिजीम चेंज के फौरन बाद उन्होंने ईद के अगले दिन मुझे बुलाया था, मैं गया था उनसे मिलने। तो उन्होंने कहा कि पहला मेरा जो इशू बना था ये हुआ था कि मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया। मैंने कहा कि हम किसी तौर पर भी उस वक्त तक इंडिया के साथ तल्लुकात नहीं बनाएंगे जब तक कश्मीर के स्टेटस को वापस बैक उस पर नहीं लेके जाएंगे। तो उस पर बाजवा की मेरी बड़ी जबरदस्त किस्म की आपस में एक लड़ाई की सूरत पैदा हो गई और ये था बेसिकली। अब
इस वक्त उसको खोलना और क्यों खोलना और क्या खोलना, ये बड़ा मानी दारत है। और खास तौर पे मोहसिन नकवी के चैनल से खुलना, जो कि उनका खास आदमी है। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। लेकिन लगता यही है कि शायद फौज ये चाहती है या एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि बाजवा को एक, जिसे कहते हैं, एग्जाम्पल बना के कुछ किया जाए, और कोई ना कुछ चीज राज ऐसी है। वरना ये लोग अचानक इतने साल, 4-5 साल खामोश क्यों बैठे रहे? जाहिर बात है कि अपने आप को ये लोग बहुत जबरदस्त किस्म के समझते हैं ना, जैसे कहते हैं हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये और वो, और जिंदगी दांव पे लगा के काम करने का लिए। हम तो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने दबी दबी बातें तो की, लेकिन खुल के ये बात करने का मकसद, कोई ना कोई मकसद जरूर है इसके पीछे। बिल्कुल औरिया साहब, और मुझे जो ताजुब हुआ, मुझे हामिद मीर का से ये बात सुनने का ताजुब नहीं था, बिकॉज मैं ऑनेस्टली हामिद मीर साहब को मैं जाती इल्जाम नहीं दे रहा, मेरा एक अपना जाती ओपिनियन है। मैं उनको सहाफ़ी नहीं समझता। मैं वो अंग्रेजी में इनके लिए लफ्ज होता है हैक। ही इज अ हैक जर्नलिस्ट। हैक जर्नलिस्ट होता है कि जो खबर आई चला दो उसको, मतलब बस गरम खबर चला दो। ही इज अ हैक, ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट। और इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, बड़ी बेसिक सी उसकी, चालाक बहुत है, और उसको समझ आती है कि जहां हवा का रुख है उस तरफ वो चलता है। और इन लोगों से इसने फायदा भी बड़ा होता है। मुझे नसीम ज़हरा पे अफसोस हुआ कि नसीम ज़हरा, मैं नहीं समझता था कि वो इस कैटेगरी में आ गई है, और मैं तो हैरान ये हुआ कि वो चैनल 24 उसे ज्वाइन कर लिया। नहीं, चैनल तो नसीम ज़हरा ने और मैंने इकट्ठे ज्वाइन किया था। अच्छा। चैनल 24 जब इस वक्त बना है 2014 के अक्टूबर में, तो मोहसिन नकवी जो था वो स्मॉल फ्राई एट दैट टाइम। ये अच्छी गलत बात है कि मोहसिन नकवी जो था वो गुज़श्ता काफी अरसे से CNN के साथ उसका वाबस्तगी थी, वो ब्यूरो चीफ था, और वो उसका इलेक्टोरल कॉलेज भी बेसिकली CNN ही है। क्योंकि ये जंग की एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखता है कि जो बड़ी मीडियोकर सी फैमिली थी। फिर उसके बाद उसने एस्टैब्लिश किया अपने आप को। फिर यहाँ कैंटोनमेंट के अंदर एक बहुत बड़े कोर कमांडर के घर के पास उसका बहुत बड़ा घर था, जहाँ CNN का ऑफिस था। तो फिर उसने 24 चैनल जो है उसको कुछ लोगों के साथ मिलकर उसने शुरू किया। वैसे तो लोकल सिटी 42 वगैरह चलता। फिर वो एक साल के अंदर अंदर उनको अंदाजा हो गया कि मैं शायद उनके कप ऑफ टी नहीं हूँ। तो फिर मुझे उन्होंने खास कर दिया। उस वक्त से नसीम ज़हरा तो उनके साथ ही है। अच्छा, नसीम ज़हरा उस वक्त से ये दुनिया में नहीं थी पहले? ये मुख्तलिफ चैनल में थी, लेकिन बुनियादी तौर पर नसीम ज़हरा जो थी बीच में कहीं और चली गई थी, किसी और चैनल के साथ दुनिया में। लेकिन नसीम देखें, बहुत समी इब्राहिम, मैं, नसीम ज़हरा और इस तरह के और कुछ 3-4 लोग, इवन महमूद शाम साहब भी, और ये सब। मैं वहाँ एक मुतबादल नाम का प्रोग्राम किया करता था उस वक्त, उसमें सजाद मीर वगैरह। असल में वो चैनल शुरू किया था इन्होंने इस तरह के, ये सिर्फ न्यूज चैनल नहीं होगा बल्कि करंट अफेयर्स का चैनल होगा, और उसमें न्यूज नहीं चलती थी। तो फिर वो एक साल के बाद उन्होंने बकायदा मालकान भी बदले और बाकी चीजें भी बदली, और मेरे साथ तो खासतौर पे उनकी बड़ी मेहरबानियां थी कि बड़े आराम से कहा कि आप तशरीफ ले जाए। मैं चला गया वहां से, किसी और जगह चला गया। तो ये नसीम ज़हरा उस वक्त थी। लेकिन नसीम ज़हरा अगर आप ये समझते हैं कि नसीम ज़हरा का कभी, अब मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूँ, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं डिवल्ज नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो उस वक्त उसके साहब काफी सारी क्लोज रही हैं मुशाहिद हुसैन साहब के जमाने से। आगा मुर्तजा पोया आप जानते होंगे ना, मुस्लिम अखबार जब निकला था, तो मुस्लिम अखबार जो था इट वाज न्यूज पेपर जो कि यानी जिसको इजाजत के साथ सच बोलने के लिए कहा कि खास किस्म, आपको शायद याद होगा कि अयूब खान ने अपने भाई को सरदार बहादुर खान को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया था। तो सरदार बहादुर खान जो था वो अयूब खान के खिलाफ तकरीर करता था, और वो जशाफ के उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो ये खास तौर पे उन्होंने ये एक फ्रेंडली अपोजिशन का जो तस्वर था ना, फ्रेंडली प्रेस जो था उसका तस्वर, ये ज़िया-उल हक के जमाने में आप खुद सोचे कि आगा मुर्तजा पोया कितना स्ट्रॉन्ग आदमी था उस जमाने के अंदर, और कितना जबरदस्त किस्म का आदमी था। और मुस्लिम अखबार में क्या कैसे लोग मिले। हमारे दोस्त हैं मुशाहिद हुसैन साहब, वो उसके एडिटर थे, और मुशाहिद हुसैन को पहले निकाला गया था, आपको याद होगा कि जिस वक्त इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे वो, और JKP और ये लोग थे, और फिर ये लेफ्ट को इकट्ठा किया गया। फिर इसी मुशाहिद हुसैन से बाकायदा आप सोचे कि कुलदीप नियार को बुलाया गया 1984 के अंदर, और कहूटा का विजिट कराया गया, बिल्कुल बताने के लिए
कि हमने एटम बम बना लिया है, बना लिया है, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो असल मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो लोगों का होता है, जो लोग वाकई मैटर करते हैं इस जर्नलिज्म के जी अंदर। जी, इनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग, मैं देख रहा था, आई वाज जस्ट डूइंग सम रिसर्च ऑन हर। बाय द वे, मैं इनको जब पहली दफा, इनको तो शायद याद नहीं होगा, 1996 जब इमरान ने पार्टी बनाई, तो मैंने एक पूरा एक किस्म का 3 4 6 8 पेज का एक डॉक्यूमेंट इनको भेजा, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया और मैं भी गया। जो पार्टी का एक इनका जो इजलास हो रहा था, शुरू के दिनों की बात है, तो नसीम ज़हरा वहां भी बैठी हुई थी। जी, ये जी, वहाँ थी, चीज उसकी मेंबर थी। यहाँ नसीम फाउंडर। ज़ारा, हसन निसार और मुजीबर रहमान शामी, ये इमरान खान के साथ थे और ये हम्म इमरान खान को बहुत वो समझते थे कि सेवियर है, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता, मैं आपको मज़े हम्म की बात बताऊँ, एक दफ़ा हम्म एक बहुत बड़ा फंक्शन था, उसके अंदर इमरान एक तकरीब में आए हुए थे, उसमें मुजीबर रहमान शामी भी थे, नसीम ज़ारा भी थी और हसन निसार भी थे। हर बंदे ने ये तकरीर की कि इमरान मरदम शनास नहीं है, मरदम शनास नहीं है। उसने कहा मैं क्या करूँ? मैंने नसीब ज़ारा को पार्टी में लेके आया, मैं शामी साहब को भी लेके आया। सर ये अब छोड़ के चले जाए तो मैं क्या कर सकता, अभी आप कहते हैं मैं मरदम शनास नहीं हूँ, आप सारे तो थे मेरे साथ उस वक्त। ये शामी साहब की आपने बात की, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। मैं भी वो वकास एक लड़का है जिसने ये स्टोरी ब्रेक की, हुसैन हक्कानी की मुलाकात जो हुई थी जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी बाजवा हाँ, जी। से, तो वकास से भी मैंने उसका इंटरव्यू भी किया है। उसमें तो उसने जिक्र नहीं किया, लेकिन बाद में वो खुद ही बात बाहर आ गई ट्विटर पे। शामी साहब का जो बेटा है ना, उसने ये जी, अरेंज करवाई थी विजिट वकास जी, की हुसैन हक्कानी से। तो शामी साहब की भी आप देख लें, और शामी साहब का जो बेटा है, इनके सारे अखबार का जो करता धरता है, वो वही चलाता है। तो देखें देखिए इनके शामी कहा। साहब जिस जमाने में जमीयत में थे ना, फिर जमीयत के बाद जब वो आ गए थे उसके अंदर उर्दू डाइजेस्ट के अंदर, फिर वहां से उन्होंने कौमी डाइजेस्ट निकाला था, तो उनका एक क्लोज ग्रुप होता था। उस क्लोज ग्रुप के अंदर जावेद हाशमी थे, एक हमारे दोस्त लतीफ मिर्जा होते थे, वो होते थे, फिर उसके बाद अहमद बिलाल महबूब थे, ये सारे जमीयत के ना जीते हुए। हुसैन हक्कानी कराची यूनिवर्सिटी से जमीयत से जीता था। तो जी ये जी उनका क्लोज ग्रुप था जिसको उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है कि जमात इस्लामी जो थी वो चाहती थी कि जमीयत के लड़कों को शामिल किया जाए, और उन्होंने फरीद पराचा के नाम पे उन्होंने यंग पॉलिटिशियंस के नाम से एक कन्वेंशन बुलाया था मौलाना मौदूदी के पास। तो ठीक। शामी साहब ने जावेद हाशमी को लीड करवा के यंग पाकिस्तानीज के नाम पे कन्वेंशन बुलाया था और राणा चैम्बर्स में, और वो फिर बहुत ज्यादा पथराव वथराव हुआ था, शोर समझाया। तो शामी साहब जो थे, ये इनके इनके वेल कनेक्टेड मैन, और वो बाकायदा पॉलिटिक्स में प्ले करते रहे हैं चीजों को, एक जिसे कहते हैं ना मास्टर्स ऑफ द गेम, उनके नहीं, साथ ये रहा है। मास्टर ऑफ द गेम है जी। मैं भी इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये हमारे वालिद साहब के पास बहुत आया करते थे। आपको पता है, उस अच्छा, जमाने हमारे वालिद साहब भी बहुत लिखते थे अखबारों में। जी, जी, हमारे लिखते थे वक्त जी। में लिखते थे वो यके अजान मेहदी के नाम से, या सैयद बिल्कुल, जी, गफ्फार मेहदी उनका नाम था। मैं जानता भी तो हूँ, मैं पढ़ा है बहुत उनको। हाँ तो जी, ये सब आया करते थे, ये मुजीबुर रहमान शामी, मौजुद्दीन साहब, जी, वो एटी चौधरी, पाकिस्तान जी, टाइम्स जी, वाले, वो कौमी डाइजेस्ट वाले। एनीवे, तो जी, उस वक्त तो ये वो साइकिल स्कूटर वाले थे, बाय द वे। ये इनके जी, पास जी, इतने। बहुत ही साहिवाल से तशरीफ लाए थे। हम तो खैर उनको उस जमाने से जानते हैं, हम तो खैर बच्चे होते थे, लेकिन शामी साहब को बड़ा क्लोज हम जान। मुझे याद है अच्छा था कि मैं गुजरात से एक लजीज रसाला निकालता था, वो लजीज रसाला कौमी डाइजेस्ट को हमने दिया था, क्योंकि उस पर पाबंदी, उस वक्त जिंदगी रसाला होता था इनका, वो तो अल्ताफ जिंदगी कुरैशी दर्द साहब होता की था। बात करें, जी, अल्ताफ सेवेंटी कुरैशी सेवन, साहब। अल्ताफ कुरैशी साहब का जिंदगी रिसाला था, शामी साहब हाँ एडिटर थे उसके, शामी साहब हाँ, एडिटर थे। तो हर बिल्कुल। हर 2 हफ्ते बाद बंद हो जाता था, एक नया डेक्लेरेशन उनको पेश किया हाँ, जाता था। बिल्कुल मुझे हर दिन याद है। पेश किया गया था उनको, तो वो उस जमाने में से हम जानते हैं जी। हाँ, ठीक है। और ये सब इस पे आते मैं जो मोहित से बात कर रहा था ना, मोहित ने बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा कि हैदर, ये जो बात बताई है ना कि बाजवा ने इस किस्म की बात की और जर्नलिस्ट के सामने की, ये एक बहुत बड़े एक जख्म की, एक बीमारी की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान अफवाज के अंदर जो मेरिट का निजाम है वो टूट गया है, और बाजवा जैसे आदमी आर्मी चीफ बन गए हैं, जो कि सरेआम इस किस्म की बात जर्नलिस्ट के सामने करें, जो उनको नहीं करनी चाहिए। अगर बात है भी तो आपने क्लोज डोर में करनी। और अब एक जो मौजूदा है, जिनके मुतालिक मेरे पास तो कंफर्म खबर है, वो ये कहते फिर रहे हैं। पहले वाले बाजवा ने कहा कि मैंने इमरान को इसलिए निकाला कि मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मौजूदा साहब कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराने और इमरान को नहीं आने देना इसलिए कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। वो कह रहा है कि ये जो इंसिडेंट है ना, ये टिपिंग पॉइंट है पाकिस्तान में इस बहस को शुरू करने के लिए कि अफवाज पाकिस्तान की अंदरूनी रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम फौज के साथ हैं,
हम इस फौज को मजबूत करना चाहते हैं, इसको एक जबरदस्त इदारा बनाना चाहते हैं कि ये अपना वो काम करे। आपकी क्या राय है उनकी इस बात? साहब ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। मसला सरा ये आप देखें, फौज पॉलिटिक्स में हमेशा हिस्सा लेती रही है 1954 ऑनवर्ड। यानी जिस वक्त गुलाम मोहम्मद ने असेंबली तोड़ी है तो उसने अपने यार को बुलाया था, आपको याद होगा, मोहम्मद अली बोगरा को, वहां से अमेरिका में सफीर होता था। और आप सोचें कि मोहम्मद अली बोगरा ही जाया था जिस वक्त, तो उसके मोहम्मद अली बोगरा ही नाराज हो गया और उसके अपने ही जो गवर्नर मोहम्मद के गुलाम मोहम्मद के पर काटने लग गया। और जब उससे तोड़ा तो उसके दो सिर्फ उसके साथी थे। एक उसका साथी था जनरल अयूब खान, उसको उसने वजीर दिफा लगाया, और सिकंदर मिर्जा को उसने लगाया था वजीर दाखिला, राना सनाउल्लाह की जगह। अब राना सनाउल्लाह का बयान निकाल लें और सिकंदर मिर्जा का बयान निकाल लें। सिकंदर मिर्जा का बयान ये है कि अवाम बदमाशों को इलेक्ट करके असेंबली में भेज देते हैं और हमें उनको ठीक करना पड़ता है, हम जब तक ये बदमाश आते रहेंगे हम इनको ठीक करते रहेंगे। अब राना सनाउल्लाह का भी बयान यही है। और पीछे चूंकि अयूब खान था, यहाँ भी पीछे कुछ और होता है। असल मसला ये है, उस अयूब खान के वक्त भी वो सिविल ब्यूरोक्रेसी का एक पर्दा रखते थे अपने साथ, ऊपर तक रहते थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तक। ये मुशर्रफ ने आदत डाली थी मॉनिटरिंग टीमें बनाने की, एक कर्नल, एक फलाना, एक ये, उनको लाओ, उसको बिठाओ, हर जिले के अंदर बैठो, टिकट चेकर के ऊपर भी एक सूबेदार को खड़ा कर दो, फला जगह भी कर दो। उससे हुआ ये था कि पब्लिक के सामने इनका इमेज जो है वो खराब होना शुरू हुआ। आप खुद सोचें कि मैं बलूचिस्तान में था, तो बलूचिस्तान में मुझे उन्होंने कहा गया कि हमने अपने कर्नल्स को, टीम्स को भेजना है, आप इन्हें रेवेन्यू को है उनके बारे में बता दें। तो मुझे 2 घंटे का टाइम दिया गया। मैंने जब 2 घंटे का टाइम दे खत्म किया तो मुझे उन्होंने कोर कमांडर ने साहब ने कहा कि आए मेरे साथ एक कप ऑफ टी पे बात करते हैं। तो करते करते मुझे कहने लगे, ओरिया साहब आपने इनको पटवारी की हरामजादगियां बता दी। मैंने कहा जी 20 साल की नौकरी में मुझे खुद समझ नहीं आई, आप कहते हैं 2 घंटे की आप उनको मॉनिटरिंग पे लगा रहे हैं। ये जो ट्रेंड आया, उसके बाद जो खौफनाक ट्रेंड आया है, वो हमारे दोस्त अमित गुल साहब का जो ट्रेंड था, जो उसके ऊपर बड़ा डिफेंड करते रहे थे कि मैंने आईजीआई बनाई थी क्योंकि ये पाकिस्तान की जरूरत थी और बेनजीर को खत्म करना था। और हालत आपकी, औकात आपकी ये थी कि आईजीआई बनाने के बावजूद भी बेनजीर 81 सीटें ले गई थी, आप 52 सीटें ले आए थे। इसके अंदर जो इन्होंने इंटरफेरेंस शुरू की है, और 2018 में तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हालत इनकी ये हो गई थी कि पहले तो कभी डीजीआईएसआई फोन किया करता था, फिर होने लगा था कि डेट कमांडर जो छोटे लेवल के कर्नल भी कहते थे कि तुम इस पार्टी को ज्वाइन कर लो, तो इस पार्टी को ज्वाइन कर लो। आज भी सूरत हाल यह है कि छोटे छोटे लेवल पे हो गया हुआ है कि लोगों के अगर जाती कुछ झगड़े हों, किसी ने पैसे नहीं देने हैं तो फलां नहीं, उसने वो कहता है यार तुम्हारा वहां उसके अंदर कोई वाकफ है तो उससे तुम एक फोन करा लो, खुद तुम्हारे पैसे। ये लेवल जब आ जाए इन्फ्लुएंस का, तो आप खुद सोचें कि क्या खौफनाक सूरत हाल होती है। यही वजह है कि वो समझते ये हैं कि पाकिस्तान की, खा वो इमरान खान हो, खा वो नीचे डिप्टी कमिश्नर हो, खा वो चीफ सेक्रेटरी हो, वो हमारे इश्यूज पे इशारे पे जब तक नहीं चलेगा ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। ये जो खुमार दिमाग में आ गया, इसने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। तो और ये सब फिर बेसिकली आप वही बात कह रहे हैं जो मोहित से और हमने डिस्कस किया कि हमें इस इदारे की रिफॉर्म अशद जरूरत है, चूंकि ये सबसे ताकतवर इदारा है, इसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, इसके पास बंदूकें हैं, इसके पास इंफॉर्मेशन है, इसके पास इंटेलिजेंस है। ये अगर इदारा इसी तरह करता रहा, ये अब कप्तान मेजर लेवल तक अब आप लोगों से पैसे, घर खाली करवा रहे हैं, उसके पैसे करवा रहे हैं, गलत काम भी करवा रहे हैं, सही काम भी करवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ जो हमने देखा, जो ये फाटा और बलूचिस्तान में टॉर्चर और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और इलीगल अबडक्शन और इलीगल इम्प्रिजनमेंट, ये अब आपके घर में आ गई है। तो ये जी और ये सब कुछ कह रहे हैं। सर बहुत खौफनाक है। यानी आप सोचें कि 1974 का हुआ है, जो भुट्टो के दौर के अंदर, आप तो ज़ाहिर बात उस जमाने में बलूचिस्तान में थे, आपको याद होगा, सिवाय 1-2 ऐसी के मिसिंग पर्सन्स के आपको नहीं नजर आता कि कोई मिसिंग पर्सन्स हुआ होगा कि जिसके बारे में कहा गया हो कि लोग, सिवाय एक वो अताउल्लाह मैंगल के बेटे जो थे उसके बारे और में। ये सब एक साल मेरी यूनिट रही है बलूचिस्तान में, और हम बड़े अंदर के इलाके में रहे हैं, मेवंद में रहे, कोल्लू से भी आगे। खुदा कसम, अल्लाह सुब्हान तआला को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूं, एक बंदा पकड़ा हमने और उसको भी छोड़ दिया। इतना कमजोर था बेचारा, हमने कहा यार ये बेचारा मर जाएगा। उसको खाना पीना पिला के ना, जिस तरह कहते हैं ना मुर्गी को पूरा करके, हमने कहा यार तू जा, चल जो भी तूने किया ना, जा तू घर जा। कोई अबडक्शन नहीं, कोई किलिंग नहीं,
इतने हम तमीज से लोगों से मिलते थे, हमने वहां सड़कें बनाई, हमने वहां क्लिनिक बनाया, हमने वहां वो छोटा सा स्कूल बनाया, वो हमारे जी जी। जो नायब सूबेदार जेसीओ टाइप थे वो जाके पढ़ाया करते थे, खुदा की कसम। मैं आपको बताऊं, मैं डीसीसीपी था, तो उस जमाने के अंदर एक रोड आपने देखा होगा, कुटमुडाई की रोड थी जो हरनाई से लेके सिपी आती है। एक जी तो ये जी रास्ता है ना कहान वाला, तो वो जी जी। मैंने जब उसको रोड खोलने का इरादा किया, आप सोच सकते हैं कि मरियों की क्या डिमांड थी। मरियों की डिमांड ये थी कि हमें एक चाक दे दो, एक ब्लैक बोर्ड दे दो, एक कुर्सी ओए दे दो, हमने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। कोई और अल्लाह। डिमांड नहीं थी। यानी ओए ऐसे बीमार हमने देखे थे जो 20-20 साल से वहां पर उनको पहले इलाज होना चाहिए था। एक जगह बेजी रिवर में पहुंचे हम, वहां पर एक लाश रखी हुई थी। हमने कहा ये क्यों रखी हुई है? कहा ये पानी ठंडा है, वहां रखी हुई है, हमने मौलवी को भेजा हुआ है, वो 2 दिन के बाद आएगा, वो इसका जनाजा उफ, पढ़ाएगा। ये अल्लाह लेवल था। और इतनी अल्लाह। ज्यादा खौफनाक किस्म की, और 114 साल बाद हमने वो रोड खोली थी। लेकिन मसला सारा ये है कि मुझे आज तक उसकी नवाब अकबर भुट्टी की वो बातें याद आती हैं कि इन्होंने जानबूझ के, सिर्फ इसलिए कि इस इलाके के अंदर हम जो है वो किसी ना किसी तौर पर गालिब क्यों नहीं है, यहाँ पर अभी तक नवाब का जोर क्यों चलता है, फलां का जोर क्यों चलता है। इन्होंने वो सुई गैस का प्लांट जिसपे 3 लेवीज वाले जो थे, जिसको जिसको हिफाजत करते थे, अब उसके करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तब जाके उसकी हिफाजत हो पाती, तब भी नहीं हो पाती, तब भी प्लांट होते रहते हैं। बहुत ही खौफनाक, इनको अंदाजा ही नहीं है। आप सोचें, मैं आपको बताऊं कि ये मैं चागी में था, तो चागी में एक एएनएफ बनी थी नई नई उस जमाने को। तो एएनएफ इनको बड़ा होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब ये एंटी नारकोटिक फोर्स की बात करें। जी, एंटी नारकोटिक। तो वो बराबचा के पास इनको अंदाजा हुआ कि एक जगह को कैशियो पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। तो हम लेवीज वाले लेके गए, तो कैशियो जब पड़ा हुआ था, तो पकड़ के जब उसको न लेके आए, तो उनका सामने गांव जो है, तो मेरे लेवीज वाले ने कहा वो गांव अफगानिस्तान में है। तो ये ऑलवेज दे फील एट होम ना, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इसको भी देख के आते हैं। तो ये चले गए, वो मुल्ला उमर की हुकूमत थी, आपको अंदाजा नहीं कि उन्होंने घेरा डाल दिया, और एक कर्नल और एक कैप्टन और कुछ 30-35 सिपाही उनको पकड़ के ले गए। वो कंधार ले गए। फिर हम कंधार जाके उनको वहां से मुल्ला उमर से जाके जाके उनको चढ़ा के लाना पड़ा। तो असल मसला ये है कि बिल्कुल नहीं समझते कि चीजें क्या हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। एक इनका मुखबर पता है कौन होते हैं? गन रनर्स होते हैं, उसके बाद उनके नारकोटिक डीलर्स होते हैं, या आर्म स्मगलर्स होते हैं। वो जिस तरह की रिपोर्ट इनको बना के देते हैं, उसकी अच्छी सी अंग्रेजी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, या फिर इनको जो इंटरनेशनल, अब तो खैर सैटेलाइट वाली चीजें आ गई हैं, अमेरिकन ने फीड कर दी, फ्रांस ने फीड कर दी। जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बलूचिस्तान के एक्सपर्ट बने हुए हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान का लफ्ज नहीं देखा होता, एक जगह नहीं बैठे होते कभी बलूचिस्तान के अंदर, वो भी आज इस वक्त वहां पर बैठ के टाइम्स के अंदर, उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। लफ्ज उनको नहीं आया होता बलूचिस्तान का, जोग्राफिया के ऊपर से पढ़ पढ़ा के। ये हमने एक इंटेलेक्चुअल किस्म की बदयांती पैदा हुई है, और इसी बदयांती ने किया हुआ है, हमारे यहाँ फैसले करवाते हैं। तो आप सोचें कि बलूचिस्तान के इशू के ऊपर जिस वक्त इनकी लोग बैठते हैं, उनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं होता जो वाकई रियल बलूचिस्तान की सिचुएशन को समझता। तो ठीक है, फिर तो फिर औरिया साहब, जो आपने बात की, जो मैंने बात की, जो हम मैं मोहित के इंटरव्यू का मैं हवाला दे रहा हूँ, इसरार कसाना के साथ भी हमने यही बात की। बेसिकली ये अब कोई ये इज अनक्वेश्चनेबल कि फौज का रिफॉर्म होना है। अगर ये फौज का रिफॉर्म नहीं हुआ तो ये हमारे तबाही और बर्बादी का बायस बनेगी, इसलिए कि हमें एक अच्छी फौज चाहिए। उसमें इनको खुद करना चाहिए। देखें, एक है रिफॉर्म जो कि इंस्टीट्यूशन खुद करता है, वो तो बहुत ही अच्छा होता है। एक अगर आप ये चाहते हैं कि पब्लिक रिजेंटमेंट आए, लोगों के अंदर नफरत पैदा हो, उससे क्यादत उभर के सामने आए, वो क्यादत इनको रिफॉर्म करना शुरू है, ये फौज फिर उसके 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 बाद अपने आप को फिर वापस कैप्सूल में चली जाए, वहां से फिर रिटेलिएट, वो बहुत गलत होगा। इनको बिल्कुल खुद रिफॉर्म करना चाहिए, खुद। अब देखे ना, ये जो चीफ जस्टिस की मीटिंग है 3 बड़े जनरल्स के साथ, ये कभी पाकिस्तान में इससे पहले कभी ऐसी मीटिंग हुई? इट नेवर हैपेंड। और यानी इतनी अगर जी जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी के 3 जिम्मेदार लोग कहें कि सिक्योरिटी हमारे बस में नहीं है, तो सबसे पहले तो आप अपने ऊपर इल्जाम लगाएं ना कि हम फेल हो गए। जब मैं कहता हूं एज एन आईजी पुलिस कहता हूं, या मैं चीफ सेक्रेटरी जाके कहता हूं कि बलूचिस्तान के सूबे के अंदर हालात ठीक नहीं है, कहीं यहाँ इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, तो इसका मतलब यह है कि मैं फेलियर हूं।
मैं नाकाम हूं। तो जो अगर 3 आदमी जाके ये कहते हैं, जो कि पाकिस्तान की एक आर्म फोर्सेस के जिम्मेदार हैं, एक चीफ जस्टिस को जाके कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इस सतह की नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कराए जाए, तो सबसे पहले अपनी फेलियर को एडमिट करो कि हमारी वजह से हो गया है, हम इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क को डिफेंड कर सके, हम इस काबिल नहीं रह गए कि इस मुल्क के अंदर अमन सुकून इत्मीनान पैदा कर सके। और फिर आपने बात सुनी उनके, जो उन्होंने बंदयाल साहब ने ओपन कोर्ट में कही कि अगर आप वाकई इतने पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो तो आप कोर्ट में आके वो बातें बताओ लोगों को, ताकि फिर मैं बताऊं कि मैंने क्या बातें आपको उसके जवाब में दी हैं। ये बहुत गलत हो चुका हुआ है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर औकात लोग ये कहते हैं और समझते हैं कि जो हम जानते हैं वो अवाम के लिए ठीक नहीं है और जो हम कर रहे हैं वो अवाम के लिए ठीक है। कमाल की बात है, यानी तुम जो जानते हो वो मुझे बताते नहीं, मेरा मर्ज और मेरी तशखीस तुम मुझे बताते नहीं, और ऑपरेशन तुम करते जा रहे हो मेरे जिस्म का। तुम कैसे डॉक्टर हो यार? कमाल। तो ये अता बंदयाल साहब से इसको मैं जोड़ता हूँ, ये जो एक अभी ऑडियो लीक आ रही है उनकी सास की और ख्वाजा अहमद तारिक रहीम की बेगम के साथ, वो उससे मैं एक थोड़ा सा बता दूं। अजहर सदीक ने बड़ा जबरदस्त एक ट्वीट किया, वो कहता है कि आसिम अपना जो है क्या कहते हैं, बाजवा अपनी बीवी और अपनी बहू के जो असासे उनका जिम्मेदार नहीं है, फायज ईसा अपनी बीवी के असासे का जिम्मेदार नहीं है, नवाज शरीफ और मरियम जो है वो एवनफील्ड के असासे के जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अता बंदयाल साहब की सास और उनकी दोस्त की जो बातचीत है उसकी जिम्मेदारी वो है, इमरान खान की बीवी की जो दोस्त है उसकी जिम्मेदारी। बड़े अच्छा उन्होंने ट्वीट किया। तो ये जो ये ऑडियो लीक है जी, हाजिर मैं साहब, पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने एक ऐसी खौफनाक ट्रेंड पैदा कर दिया है, वीडियो तो इनके पास में नहीं है, ठीक है। अब ये ऑडियो लीक तो बड़ी आसान, चलो बन भी गई। मुझे बताइए कि क्या वो एक कॉमन औरत नहीं है पाकिस्तान की? क्या उसको हैसियत है एक सास, एक आदमी की जिंदा रहने का, अपना जिंदगी के अंदर अपने तल्लुकात रखने का, अपने आइडियाज रखने का इख्तियार नहीं है? तारक रहीम एक आम आदमी, एक आम शहरी, उसके साथ तो गुफ्तगू कर सकती है कुछ भी। मेरी साथ अल्लाह बख्शे फौत हो गया, मेरे साथ हजार खा उनके नजरियाती इख्तिलाफ थे, बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखती थी, मैं बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखता था। तो ये तो एक बात। और आप जुल्म की बात यह है कि ये पाकिस्तान के मीडिया को ट्यून करते हैं। अब हेडलाइंस चल रही हैं, अब वो चले जा रही हैं विदाउट वेरिफिकेशन। पाकिस्तान क्या, दुनिया का लॉ ये कहता है कि कोई ऑडियो टेप उस वक्त तक एडमिसिबल नहीं जब तक उसको रिकॉर्ड करने वाला ये सर्टिफिकेट न दे कि मैंने रिकॉर्ड किए। वो तो कोई सामने नहीं आ रहा। अब ये कौन फीड कर रहा है, किसके हाथ में ये इख्तियार है, लोगों को नहीं पता। आप क्या समझते हैं कि एरा गैरा नतु खैरा ये ऑडियो ये रिकॉर्ड करता है? सबको पता है कौन। और मसला पता है क्या, एक दिन ये नफरत अपने खाते में ले लेंगे, क्योंकि लोगों तो पता है, लोगों तो ये भी पता है कि कोई स्पेशल ब्रांच वाला पाकिस्तान के अंदर वो भी नहीं कर सकता इसको रिकॉर्ड, जो इस तरह की चीजें। ये इक्विपमेंट किसके पास है, कौन इसको लीक करता है, कैसे करता है, सबको पता है। ये और ये सब स्पेशल देखें, एक तो खैर बिल्कुल कोई शक नहीं है, मुझे शक कम से कम नहीं है कि ये इसके अंदर आईएसआई और एमआई का हाथ है। हो सकता है इसमें इन्होंने कोई स्पेशल ब्रांच एफआईए की मदद, तो इसलिए कि जो इस वक्त ट्रेंड शुरू हो गया है कि बाजवा को बदनाम करो, फैज हमीद को बदनाम करो, लोगों का जो गुस्सा है इन रिटायर्ड अफसरों के ऊपर डालो, अब अता बंदयाल के पीछे चढ़ जाओ, तबाही कर दो, इमरान को आने न दो, इलेक्शन हमने नहीं कराना, सारे ताने बाने जो हैं वो मौजूदा जो आपके आर्मी चीफ है उनकी तरफ जाते हैं। लेकिन इसके साथ जो फायज ईसा साहब को ये लेके आए और उनको जो पूरे को पता नहीं 35 चैनल्स में उनकी पूरी नशिस्त को दिखाया गया, उसके मुतालिक ये देखिए, ये सारी एक आप डॉट्स कनेक्ट करें सर। मुझे ये समझ नहीं आती कि पहले एक पूरा इंस्टीट्यूशन जो है फायज ईसा पर एतबार करता है, एतबार इस तरह करता है कि, और जिस वक्त वो मेमोगेट स्कैंडल होता है, तो मेमोगेट स्कैंडल के अंदर 3 जज जो थे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनमें से फायज ईसा जो है उनको उसका हेड लगाते हैं। पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है ये एडवर्सोरियल है, ठीक है जी, इंक्विजिटोरियल नहीं है। कोई जज इंक्वायरी नहीं कर सकता on the seat of the sitting on as a judge, लेकिन वो इन पूरे पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम उलट हो जाता है। जनरल कियानी जो हैं वो खुद जाके पेश होते हैं अदालत के अंदर और कहते हैं कि ये मेमोगेट है।
नवाज शरीफ को टाई लगाई जाती है काली वाली, काला कोट पहनाया जाता है, वो पेश होते हैं। तो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट चीफ फयाज ईसा एक पूरी रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट बकायदा सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होती है। सबमिट होती है, उस पर इफ्तिखार चौधरी 4 सफ़े का एक फैसला करते हैं और हुसैन हक्कानी को कहा जाता है जब तुम्हें चाहेंगे हम बुला लेंगे, तुम हमें इजाजत, जैसे नवाज शरीफ को इजाजत दी हमने वैसे हुसैन हक्कानी को। फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता है कि हुसैन के फयाज ईसा से नाराजगी हो जाती है। फिर फयाज ईसा के बारे में बाकायदा एक कंपेन शुरू होती है। फिर उसके खिलाफ बाकायदा उसके खिलाफ एक रेफरेंस आरिफ अलवी साहब को कह के दायर करवाया जाता है। अब इमरान खान का तो बाप को भी नहीं खबर होती ना कि सरीना ईसा की जायदाद कहाँ है, किस जगह है, कैसे जगह। वो सरीना ईसा की जायदाद तो हम बलूचिस्तान में इतने अरसे, मैं कोयटा में बैठा हूँ कि रहने वालों को नहीं पता था कि उसके खानदान का, तो हमें पता था कि क्या है, उसके भाई का पता था, उसके और रिश्तेदारों को पता था, लेकिन उसकी बीवी की जायदाद का तो उसके बीवी के वालिद का खोसा साहब को तो सबको पता था। उसको निकाला जाता है, रेफरेंस दायर होता है, फिर उसको बकायदा हमारा जो एक प्रेस है उसको हीरो बना के पेश करता है कि क्या बात है जी, ये है वो है, खुद पैदल चल के आ गए, खुद पेश हो गए, ये हो गए, एक एंटी स्टैब्लिशमेंट जो सारे के सारे जितने भी साफी थे वो। अब फिर जरूरत पड़ी, ठीक है जी, केस वापस हुआ। अब 3 घंटे पाकिस्तान के एक सिटिंग जज को सुनवाया जाता है और सिटिंग जज का पूरा कैरियर ये है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर बराह रास्त वो आए हैं, उन्होंने कभी बलूचिस्तान में प्रैक्टिस नहीं की है। मैं एक वाकया सुनाता हूँ कि उनके टेम्परामेंट का आपको। हमारे एक दोस्त थे अब्दुल कादर बैंगल साहब, वो जज अब्दुल कादर बैंगल, वो जज थे, जो जज थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज थे। हाँ, हाई कोर्ट के जज थे। तो कादी फयाज ईसा साहब जो थे ये चीफ जस्टिस थे उस वक्त। तो अब्दुल कादर बैंगल और दोनों एक बेंच में बैठे हुए थे। तो इस दौरान एक आर्गुमेंट हो रहा था। तो आर्गुमेंट होते होते अब्दुल कादर बैंगल साहब ने उनसे कहा, वकील से, कि आप जरा दोबारा रिपीट कर दें क्योंकि मुझे सही तरह समझ नहीं आई। तो फयाज ईसा ने उसको डांट दिया कि आप रिपीट ना करें ये वो। तो बैंगल साहब कहते हैं कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसा आदमी है कि चीफ जस्टिस है लेकिन मैं उसका जज तो बराबर होते हैं। तो मैंने उससे दोबारा कहा कि आप मुझे उसको दोबारा कहा जज को, आप ये कहें। तो उसके बाद वो उसकी रिवॉल्विंग चेयर थी उसकी जज साहब की, फयाज साहब की, उन्होंने घुमाई और मुड़ के तो अपने चैम्बर में चले गए उठ के। मतलब अभी हियरिंग चल रही थी और तो गुस्से में पूरी बलूचिस्तान हाईकोर्ट में ऑडियंस, वकील सब सन्नाटे में आ गए, ये हुआ क्या है। उसके बाद जैसे ही वो अंदर गए तो 11 बजे टी ब्रेक थी। तो टी ब्रेक में जब अब्दुल कादर बैंगल साहब अपना गुस्सा खत्म करके वो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उसको हाथापाई पे आ गए। क्या मतलब? जजों जी हाथापाई भी घूम। तो जज कहते हैं हमने छुड़वाया कि ये क्या हो गया भाई, ये कोई फयाज ईसा ने अटैक किया अब्दुल कादर बैंगल को। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में इस टेम्परामेंट का एक जज जो होता है वो अगर आपके फ्यूचर चीफ जस्टिस लगने वाला हो और फिर उसको इतना बड़ा हीरो बना के पेश किया जा रहा है, आईन की किताब हाथ में पकड़ी हुई है। फिर सबसे बड़ी बात है, आप मुझे ये बताइए कि आप वहां पर गए हैं, आप पार्लियामेंट में गए हैं, पार्लियामेंट में आपके खिलाफ तकरीरें हुई हैं, आसिफ जरदारी ने यहां तक कहा कि मैंने जेल में बैठ के बेंच बनवाया, ठीक है। आपने कहा कि मैंने वहां पर, उसने कहा कि मैंने फिर जज जो था उसको मैंने फिर वहां लगवाया। भाई आपके ऊपर जुडिशरी पे अटैक हुआ बकायदा, आपने सुन लिया और सुनने के बाद एक बड़ा मुनहनी किस्म का आप रिमार्क्स देके वापस आ गए। आप खुद सो मोटो कहते हैं, सो मोटो जुरिस्डिक्शन, आप कॉल करते, रोज तो आप खत लिखते हैं लोगों को, कॉल करते कि पाकिस्तान की अदलिया किसी ये तौहीन हुई है कि यहाँ जेल में कैदी बैठ के जज जहां पर बेंच बनवाते हैं, फौरन फुल बेंच बनाओ और बुलाओ इस शख्स को जो ये हमारे ऊपर इत्तेहाम लगाता है। इसका मतलब ये है कि कल को तो कोई शख्स भी जेल में बैठ के आपके बेंच बनाएगा और कहेगा हम कर सकते हैं। नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ी मरंज किस्म का एक जिसे कहते हैं आ गया कि मुझे नहीं पता था। मैं किसको नहीं पता था, कौन नहीं जान। हैदर भाई साहब आप चले जाए पार्लियामेंट के अंदर और ऊपर बैठा हो, ऊपर स्पीकर बैठा हो, नीचे आपको जाके हिज़्ब इक़्तिदार की सीट्स के अंदर आपको नहीं पता चलेगा ये क्या हो रहा है। कन्वेंशन ऐसे होते हैं, कन्वेंशन होना होता स्पीकर को नीचे उतारते, अब वहां कोई और बंदा बैठा होता। बकायदा डेकोरम भी वही है, बकायदा मिस्टर स्पीकर कह के गुफ्तगू हो रही है, बकायदा सीधी वही। और आप पाकिस्तान में कौमों को अनजान समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, क्या हो रहा है। आपके बयानिए से और इसको अगर जोड़े, जो खबर आई थी कि जी इन्होंने
अता बंदियाल साहब को डंडा मारा था अभी चंद एक हफ्ता 10 दिन पहले, जब इन्होंने उनको रेपिस्ट कहा या रेपिस्ट के खानदान का हवाला दिया, डंडा मारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक रिजॉइंडर आया कि नहीं जी ऐसे नहीं हुआ। हालांकि औरिया साहब ये हुआ है, मेरे पास एनी शाहिद के सेकंड लेवल खबर आई है जिसने ये होते हुए देखा है। तो और लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इशू करा दिया कि नहीं है, काजी फायज ईसा ने बाकायदा सोटी उठा के उनको मारा, उन्होंने मुड़ा अपने आप को बचाने के लिए, उनके कंधे पे इनकी सोटी लगी है। तो अगर ये इस मैंने आपको वाकया सुना दिया अब्दुल कादिर मेंगल साहब वाला, तो मैं यही कह रहा हूं, अगर ये आदमी इतना पागल है और इतना ये मेंटली डिरेंज्ड है, इमोशनली अनस्टेबल है, चाहे जितना मर्जी होशियार हो, हम नहीं कहते, लेकिन अगर ये मेंटली डिरेंज्ड है, इमोशनली अनस्टेबल है, बिल्कुल पागल है, उसकी शक्ल से लगता है कि ये नॉर्मल आदमी नहीं है। जिस तरह ये वहां बैठा हुआ था, मैं बड़े गौर से इसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, तो इस आदमी को तो चीफ जस्टिस बनना ही नहीं चाहिए। और ये साहब बस बहुत बहुत सारी उम्मीदें हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो जज की मेंटल हेल्थ है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। बल्कि मैं आपको एक बड़ा मजेदार वाकया सुनाऊं। हमारे एक जज होते थे जस्टिस फजलुर रहमान साहब, वो पुलिस्तान के जज थे, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के मेंबर लग गए थे। वो मेरे साथ सेशन जज हुआ करते थे। तो जिस जगह सेशन जज लगे तो उन्होंने वहां पर एक घर नहीं था सेशन जज का, वो नसीराबाद में कहीं लगे थे। तो उन्होंने बकायदा दरखास्त लिखी कि मैंने फिक में पढ़ा हुआ है कि एक आदमी जिसके पास बीवी ना हो और वो अलहदा रह रहा हो और उसके साथ वो अलहदा मुजर्रद जिंदगी गुजार रहा हो, तो उसको फैसले नहीं करने चाहिए क्योंकि वो सही स्टेट ऑफ द माइंड में नहीं होता, इसलिए मुझे यहाँ से निकाला जाए क्योंकि मेरी बीवी नहीं है। मैं सुकून और इत्मीनान से फैसले नहीं कर सकती। इतना एहतियात किया जाता और उनको निकाला गया, वहां से ट्रांसफर किया गया क्योंकि ये सही कहते हैं। अब मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ तो कोई एहतियात ही नहीं। आप खुद सोचें कि यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में बकायदा साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, नॉट ओनली जजेस बल्कि इवन जर्नल्स के, इवन उसके बाद हमारे सिविल सर्विस के टेस्ट होते हैं कि ये बंदा मेंटली इमोशनली स्टेबल है कि उसने बड़े बड़े फैसले करने हैं। भाई पाकिस्तान की तकदीर उसके हाथ में है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो आखिरी जो मकाम है वो चीफ जस्टिस का है, किसी और का नहीं है। कोई बंदा ये आर्टिकल 190 का इख्तियार नहीं रखता कि एवरी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रखती है। ये बहुत बड़ा मकाम है। इस मकाम के ऊपर बहरहाल किसी इमोशनली स्टेबल आदमी को चाहिए होना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब तो हम मीडिया के जेर असर हैं, क्या कर सकते हैं। नहीं औरिया साहब, हमें ये बात उठानी चाहिए और हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। देखें, एक इदारा हमारा है फौज जो बहुत ताकतवर है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, उसके पिछले चीफ के ऊपर और उसके मौजूदा चीफ के ऊपर, बिकॉज उनकी बात सामने आ गई है। मैं तो हैरान हूं कि उनके खिलाफ अभी तक किसी ने पिटिशन क्यों नहीं दायर की, किसी एक सीनियर लॉयर ने, एतजाज जैसा लॉयर या हामिद खान जैसा या सलमान अकरम राजा जैसा लॉयर है कि जी ये हमें बताया जाए ये आदमी लीगली अपॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए कि कवायद जवाबित के तहत ये तो 27 नवंबर को रिटायर। एक तो मैं इस पे हैरान हूं कि इन लोगों ने पिटिशन, बिकॉज यही इतनी भारी भरकम अगर कोई जज लॉयर डालेगा तो इन पे हाथ नहीं डालेगा, छोटा मोटा डालेगा उसको उठा के ले जाएंगे। जी जी, दूसरी तरफ आप मुश्किल है। मैं एक बार अर्ज करूं कि मसला सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त जो भी हमारे मुल्क का मसला ये बन गया कि जब भी कोई पावर में होता है ना तो हम उसके खिलाफ बहुत कम बोलते हैं। बहुत मुश्किल सी सूरत बना दी गई है और एक बड़ी खौफनाक। लेकिन ये बात आपकी सही है कि आसन लेवल के लोग हैं अगर पिटिशन, लेकिन कुछ नहीं होगा उसकी। एक मैं मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस तरह की सूरत को कौन सुनेगा और कैसे सुनेगा और किस तरह सुनेगा? बहुत कम। तो आपको मुश्किल देखें, ये इमरान खान है ना, इसके बारे में नवाज शरीफ शहबाज शरीफ उतनी पावरफुल चीज नहीं है। उसके बावजूद भी आप खुद सोचे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह की डिवीजन पैदा की गई और किस तरह उनको अलहदा किया गया, जिन जजों को अलहदा किया गया उनको किस बुनियाद पे किया गया, कैसे वो अलहदा हुए, और ये पूरी जो 1997 वाली जो गेम है वो दोबारा की गई। तो हमारी ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश तो है कि इस तरह की पिटिशन आनी चाहिए। काश के हम किसी तौर पर इस तरह की सूरत, आपको मैं बताऊं अपना साहब, ये हमारे पड़ोस में इंडिया है। 2 दफा ऐसा हुआ, यानी आप अंदाजा करें 2018 में उन्होंने 124 एक उनकी सेक्शन है उसके तहत उन्होंने जुडिशियल रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स का एक्ट अमेंडमेंट पास की।
सुप्रीम कोर्ट में अमेंडमेंट उड़ा के परे मारी। उन्होंने कहा तुम अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते हो जहां जुडिशियल उसकी उसकी सुप्रीमेसी का बात आता है, जो कैन नॉट इंटरफेयर। अमेंडमेंट उड़ा के परे मारी। 2018 का केस है, 5 जजों का फैसला था, पूरे फुल बेंच का भी नहीं थे, अमेंडमेंट खत्म कर दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम सिर्फ बर्तानिया की है, वो भी इसलिए कि उनका ट्रेडिशन चली आ रही है, उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है, जो मर्जी करते रहे, लेकिन दुनिया पूरी में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। और जब तक कोई नई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस वोट लेके नहीं आती, उस वक्त तक कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली जो शिक है जी मैसा, वो कहती है कि ये जो सॉवरेनिटी गोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और इसका ट्रस्ट है पीपल ऑफ पाकिस्तान, नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान। और पीपल ऑफ पाकिस्तान के पास तो आप जाने नहीं दे रहे। आप कहते हैं अगले 3 साल तक इलेक्शन नहीं कराए हम, तो ठीक है, चलता रहे। तो और ये सब कंक्लूजन में ये बताइएगा कि जिस तरह हमने ये सारे हालात देख लिए, हमने सुप्रीम कोर्ट की फूट देख ली, हमने फौज के आर्मी चीफ का सोच हमें समझ आ गई, वो इलेक्शन नहीं कराना चाह रहा, काजी फायज ईसा को हमने देख लिया, उनको आगे लेके आ रहे, चीफ जस्टिस बन रहे। ये सारी चीजें देखते हुए आप हाउ डू यू सी थिंग्स हैपनिंग? ये अगला 27 तारीख आ रही है, इसके बाद क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं सब बहुत खुशफहम हूं अगले इस 1-1.5 महीने के अंदर, और मैं समझता हूं कि अता बंदयाल साहब जिस ऑर्डील से गुजरे हैं, कोई एक आम आदमी गुजरा होता तो शायद वो इस तरह अपने नफ्स को बहाल ना रखता। हमने ये ऑर्डील्स फेस की हुई हैं, आप भी फौज में रहे हैं, आपको पता है कि इस तरह की सूरत हाल जो है ये कैसी होती है, कैसी थ्रेटनिंग होती है, और उसके अंदर एक आदमी खड़ा रहे, और फिर उसके बाद उसका एक खानदान भी मौजूद हो, उसके आगे से लोग भी मौजूद हों, उनके इंटरेस्ट भी हों, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एक आदमी को कमजोर किया जा सकता है, और मुझे पता है कि कमजोर करने की चीजें, ये बहुत बड़ा स्टेप है, और उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। एक बात तय है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अगर सही है तो आपको कहीं भी मायूसी नहीं होनी चाहिए। आप अंदाजा करें, अयूब खान को सुप्रीम कोर्ट ने इंडेमनिटी दी थी, अयूब खान को किसी ने कुछ नहीं कहा। याया खान को यूजर्पर कहा, लेकिन उसके जाने के बाद कहा, कुछ नहीं किसी ने कहा, पाकिस्तान के परचम में लपेट के उसको उन्होंने दफन किया। उसके बाद ज़ियाउल हक को इंडेमनिटी दी, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा, चला गया, जनाजा भी इज्जत और तौकीर से हो गया। लेकिन मुशर्रफ को पहली दफा इंडेमनिटी मिली, सीना तान के बैठा रहा। 2009 में उसको सुप्रीम कोर्ट में इंडेमनिटी नहीं थी, आपने उसको 2 महीने AFIC में रखा, आपने कहा कोई उसको हाथ लगा के दिखाए, चलता रहा केस, फांसी हुई, कौन उस फांसी को बदल सका? नहीं बदल सका। ये फैसला लटकता रहता है सुप्रीम कोर्ट का, कितनी देर तक लटकता है? मुस्तकिल आखिर वक्त तक लटकता रहता है इसको। ठीक, अता बंदयाल के आइंदा के आने वाले फैसले बोलेंगे, और बहुत बोलेंगे, मैं बहुत पुरुमीद हूं, अनलेस कि आप उस फैसले के मुकाबले में ताकत इस्तेमाल करें और उस फैसले को अमल दरामद होने से रोकने की कोशिश करें, तब भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वक्त बहुत गुजर चुका है। आपको एक बात बताऊं कि एक बहुत छोटी सी मूवमेंट थी वकीलों की, जो इफ्तिखार चौधरी की थी, बहुत छोटी सी, 1-1.5 लाख वकीलों ने चलाए थे, आम आदमी बहुत कम शामिल हुए थे, बहुत लेटर पीरियड के अंदर उसका नशा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त तो आप कोई सोशल मीडिया उठा लें, बाकी चीजें उठा लें, लोग उठा लें, चीजें, इस वक्त तो पब्लिक जो है उनको पता है अता बंदयाल कौन है, उसको पता है फायज ईसा कौन है, उसको पता है कि कैसे फैसले हो रहे हैं। इतना मैं पुरुमीद हूं पाकिस्तान के इस मुस्तकबिल के अगले 1.5-2-3 महीनों के अंदर। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का एक फैसला जो है वो बदल सकता है पाकिस्तान। इंशाल्लाह जरूर बदलेगा मौर्य साहब। और एक बात ये भी आपको बताता चलूं कि मेरा जो महकमा है, पुराना महकमा, उसकी अंदर की खबर है सीनियर अफसरों की, वो कहते हैं कि जी ये आदमी कमजोर तरीन आर्मी चीफ है हमारी तारीख का, और हम इसको इजाजत नहीं देंगे जो वो करना चाहते हैं। तो ये भी एक खुशाइन बात है कि अंदर से भी ये एक सोच आ गई। और उसकी हमने देखिए, आपने कभी और आज तक कभी चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ जो है कभी प्राइम मिनिस्टर को मिला अलहदा जाके? आज तक तारीख में ये भी पहली दफा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो बिल्कुल पहली दफा हुआ है। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आर्मी चीफ के खिलाफ जाना, चेयरमैन जॉइंट चीफ का, नेवल का, एयर का, तो हालात बहुत बदल गए। बिल्कुल इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद। और ये साहब
बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके प्यारों को, आपके अहल वयाल को। नाज़रीन, आपने और ये मकबूल जान साहब की आपने उनकी सुने, उनके कमेंट्स, उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी पेनिट्रेटिंग, सो क्लियर। मैं तो कहता हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं रोज इनको बुला के इनसे बात करूँ। ये बड़ी मुश्किल से आते हैं। मेरा रिक्वेस्ट होगी कि फिर आते रहा करें जब वक्तन फवक्तन कि हमें आपको और हमें उम्मीद भी बहुत देती है, बिकॉज इनकी प्रैक्टिकल बात है। और ये साहब में हर चीज प्रैक्टिकल है, इनकी कोई जबानी कलामी, ये जो जो आप कहते हैं ना कि बलूचिस्तान में बैठे हुए इस्लामाबाद में है, बलूचिस्तान की बातें करें। तो अल्लाह सुब्हान ताला पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ये साहब को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शुक्रिया जी। पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा। बहुत शुक्रिया और ये साहब।